माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना महामारी बहुत तेजी से फैल रही है और इस महामारी के दौरान हमें अपनी पढ़ाई का पूरा ध्यान रखना है। मैं डॉक्टर अरुण शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री एट महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस जार्डन, आपके लिए केमिस्ट्री के वीडियो लेक्चर्स बना रहा हूं मैं। और ये मेरा पहला वीडियो लेक्चर है जो कि केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर है। अगर इस टॉपिक में आप इस पूरे वीडियो लेक्चर को बहुत ही अच्छे से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर इस वीडियो लेक्चर में किसी भी जगह अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर आप कोई और वीडियो लेक्चर अगर आप डिमांड करते हैं कि है ना, जैसे मैं आपको जो टॉपिक में आपको समझा रहा हूं, अगर इसके अलावा अगर आपको लगता है कि हमें सर ये टॉपिक्स के ऊपर और वीडियो लेक्चर बना के दीजिए, तो मैं आपको उन टॉपिक्स के ऊपर भी वीडियो लेक्चर बना के मैं दूंगा। तो आप सबसे पहले अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, अपनी पढ़ाई को जारी रखें। इस लॉकडाउन के अंदर केवल यही ना समझें कि है ना आपको सिर्फ घर पे बैठ के केवल मूवीज देखनी है, टाइम पास करना है। नहीं है, टाइम पास नहीं करना है, क्योंकि अब जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा या जैसे ही इसकी वैक्सीन आ जाएगी तो उसके बाद आपको बहुत जल्दी जल्दी आपके सामने एग्जाम्स आएंगे और इन एग्जाम्स को आपको क्वालिफाई करना है। और आपको अगर आप अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे तो आप इन एग्जाम्स को बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। इसके लिए मैं आपके लिए यहाँ पे बहुत ही शानदार वीडियो लेक्चर्स बना रहा हूँ, जो कि केमिस्ट्री के जो आपके टॉपिक्स हैं, नीट और जेई और आईआईटी की तैयारी जो आप करते हैं कोचिंग सेंटर्स में जाकर के, यही तैयारी आपको वहां जाने की अब जरूरत नहीं है। आप अपने घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। तो आप इन वीडियो लेक्चर्स को ध्यान से सुने और मेरे से अपने क्वेश्चंस करें। थैंक यू। प्यारे विद्यार्थियों, हम यहाँ पर केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं। अब हम इस वीडियो लेक्चर में कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं, हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, तो वो आपको यहाँ पे हमने अलग अलग कलर से बताया हुआ है। कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं उनका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। फिर हम एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, क्योंकि ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। इसके साथ हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम इनको बनाने का मेथड पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन्स कैसे बनाए जाते हैं, प्रिपरेशन मेथड्स पढ़ेंगे हम। इसके बाद हम एल्केन, एल्कीन और एल्काइन और जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम हाइड्रोकार्बन्स जो कि एनर्जी का मेन सोर्स भी माना जाता है, उनकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या है, औद्योगिक क्षेत्रों में उनका किस तरह से उनका इस्तेमाल किया जाता है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कि बेंजीन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, एरोमेटिसिटी क्या होती है, और बेंजीन जो मॉलिक्यूल है वो किस तरह से एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं और उसकी मैकेनिज्म क्या होती है। तो इसके बाद अब हम जो लास्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि इनका जो इन्फ्लुएंस है सब्स्टिट्यूट्स का, जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, इनके ऊपर जो सब्स्टिट्यूट का जो इफेक्ट होता है, प्लस आर इफेक्ट जिसको रेजोनेंस इफेक्ट भी कहा जाता है, माइनस आर इफेक्ट, तो ये किस प्रकार होता है और इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, तो ये हम सब डिटेल में इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे। तो अब आप देखेंगे हाइड्रोकार्बन्स जो कि मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। हाइड्रोकार्बन्स को आप दो प्रकार से आप डिवाइड कर सकते हैं बेसिकली, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स एंड एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। एलिफैटिक असाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स भी होते हैं, यानी कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जो कि साइक्लिक नहीं होते हैं, चक्रीय रूप में नहीं होते हैं, उनको असाइक्लिक या नॉन साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स भी कहा जाता है। और जो एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो भी दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो वो होमोसाइक्लिक यानी कि जिसमें एक ही प्रकार के एटम्स होते हैं वो होमोसाइक्लिक होते हैं, और जिसमें एक या एक से अलग प्रकार के अगर एटम्स होते हैं जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या सल्फर, तो उनको हेट्रोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स भी कहा जाता है। जैसे कि आपने हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा होगा, जैसे फ्यूरेन, पायरॉल, पिरिडीन, ये सब क्या है, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। अब जब आप देखेंगे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में जो कि असाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स है, ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड होते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में हम पढ़ते हैं एल्केन के अंदर। एल्केन जो होता है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, जबकि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है वो एल्कीन और एल्काइन जो होते हैं वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। अनसैचुरेशन का मतलब होता है कि या तो उसमें डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। जब सिंगल बॉन्ड रहेगा तो वो सैचुरेटेड होगा, और डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वो अनसैचुरेटेड होगा। होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक भी हो सकते हैं। हम ये पढ़ेंगे कि कंपाउंड किस तरह से, क्या कौन सा रूल अगर वो फॉलो करता है तो एरोमेटिक होगा, कौन सा रूल वो फॉलो करेगा तो नॉन एरोमेटिक होगा, और कौन सा रूल फॉलो करेगा तो एंटी एरोमेटिक होगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एल्केन्स के बारे में। एल्केन्स जैसा कि आप जानते हैं कि जो एल्केन्स होते हैं उसमें उनका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो CnH2n+2 होता है, और एल्केन्स में प्रत्येक जो कार्बन होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। हम एल्केन्स में किन किन टॉपिक्स के ऊपर यहाँ पे जो हम चर्चा करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं, उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स बाय कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे और भी मेथड्स हैं जिससे हम और एल्केन्स का प्रिपरेशन कर सकते हैं। फिर हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन्स, फिर उस लास्ट हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे आइसोमराइजेशन ऑफ एल्केन्स क्या होता है। आइसोमराइजेशन का मतलब होता है समावयवीकरण। आइसोमराइजेशन जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाया गया, जो एल्केन जो होते हैं जो
उनके अलग अलग तरह के आइसोमर हो सकते हैं। आइसोमर का मतलब होता है, आइसोमर इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वन आइसोमर इनटू अनदर आइसोमर, दैट इज कॉल्ड आइसोमराइजेशन। ठीक है, अब आप यहाँ देखेंगे कि आइसोमराइजेशन ऑफ एल्केन्स, इसको अगर आप सिंपल एग्जांपल से अगर आप देखें, जैसे एन ब्यूटेन है, एन ब्यूटेन मतलब इसमें 4 कार्बन होते हैं। अगर ये एल्यूमिनियम क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर आप गर्म करेंगे तो आपको 2 मिथाइल प्रोपेन यानी कि आइसोब्यूटेन आपको मिलेगा। तो एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन क्या है, आइसोमर्स हैं। इसी प्रकार आप देखेंगे आइसोमराइजेशन ऑफ एल्केन्स, इसका अगर आप एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे 2 मिथाइल पेंटेन बताया है। अगर ये एल्यूमिनियम क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में अगर आप इसको हीट करते हैं तो आपको 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन आपको मिलता है। तो लेस ब्रांच चेन एल्केन्स आर कन्वर्टेड इनटू मोर ब्रांच्ड चेन एल्केन्स। तो ये किस प्रकार की आइसोमराइजेशन हुई है, चेन आइसोमराइजेशन है, क्योंकि यहाँ पे जो सब्सटीट्यूट्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। अब आप देखेंगे एल्केन्स कैसे बनाए जाते हैं सब। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी कुछ रिएक्शंस दी हुई हैं। हम यहाँ पे देखेंगे कि रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब होता है जो हाइड्रोजन है अगर वो एल्काइल हैलाइड के साथ में अगर जुड़ता है तो वो एल्केन के जो हेलोजन वाला जो पार्ट होता है, हैलाइड जो पार्ट होता है, उसको सब्सटीट्यूट कर देता है और हाइड्रोजन आके जुड़ जाता है। तो हाइड्रोजन क्या होता है बेसिकली, ये रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, जो कि कुछ रिड्यूसिंग एजेंट जो होते हैं वो लाइक जिंक हाइड्रोक्लोराइड, लिथियम टेट्राहाइड्रोएल्यूमिनेट, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये क्या करते हैं, ये जो एल्काइल हैलाइड होते हैं उसमें से हैलाइड पार्ट को हटा रिमूव कर देते हैं और हाइड्रोजन आके जुड़ जाता है। तो आप यहाँ देखेंगे कि जो एल्काइल हैलाइड है उससे आपका एल्केन का फॉर्मेशन हो रहा है। और दूसरी रिएक्शन में अगर आप देखेंगे कि जिंक एंड कॉपर की प्रेजेंस में, दैट इज अ इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल, अगर आप हीट करते हैं तो मिथाइल आयोडाइड से आपको मीथेन का फॉर्मेशन होता है। थर्ड रिएक्शन में इथाइल ब्रोमाइड, जब जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में अगर आप इसको गर्म करते हैं तो इथेन का फॉर्मेशन होता है। लास्ट में अगर आप देखते हैं जो लास्ट रिएक्शन है इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड हाइड्रोआयोडिक एसिड की प्रेजेंस में रेड फास्फोरस मीडियम में अगर आप इसको 424 केल्विन टेम्परेचर पर अगर आप गर्म करते हैं तो इथेन का फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रकार आप एल्केन्स को बना सकते हैं। एल्केन्स बेसिकली मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन को बनाने के बारे में हम यहाँ पे हमने देखा कि किस प्रकार से मीथेन, इथेन का फॉर्मेशन होता है। अब आप देखेंगे बाय यूज ऑफ ग्रिगनाग रिएजेंट, आप ग्रिगनाग रिएजेंट को भी यूज करके एल्केन्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने 2 स्टेप में हमने बताया, पहले स्टेप के अंदर जो ग्रिगनाग रिएजेंट है RMgX, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को ग्रिगनाग रिएजेंट कहा जाता है। और जो ये कैसे बनाया जाता है, एल्काइल हैलाइड जो होते हैं वो मैग्नीशियम जो मेटल है उसकी प्रेजेंस में ड्राई ईथर ड्राई ईथर जो मीडियम होता है उसके अंदर एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। सेकंड स्टेप में आप देखेंगे जो एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड यानी कि जो एल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, जो ग्रिगनाग रिएजेंट है, वो काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव है और ये वाटर के साथ वाटर को इजीली डिकम्पोज कर सकता है, जिससे आपका एल्केन का फॉर्मेशन होता है और हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड का भी फॉर्मेशन होगा, जो कि एक बाय प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ग्रिगनाग रिएजेंट एक बहुत ही यूजफुल रिएजेंट है और कई कई सारी केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं उसमें ग्रिगनाग रिएजेंट यूज़ किया जाता है। ग्रिगनार्ड रिएजेंट के बारे में, ये सबसे पहले रिएजेंट जो था विक्टर ग्रिगनार्ड ने बनाया था, जिसको नोबेल प्राइज में मिला था 1912 के अंदर फॉर द डिस्कवरी ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट। सेकंड आप देखेंगे कि प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एल्केन्स को हम कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे बना सकते हैं, इसके लिए हमारे पास में 3 रिएक्शन से डी कार्बोक्सिलेशन करके बना सकते हैं, कोल्बी रिएक्शन यूज करके भी हम बना सकते हैं। इसके अलावा हम रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का हम रिडक्शन करके भी हम एल्केन्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि डी कार्बोक्सिलेशन के बारे में। डी कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, जो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, इसको हम लाइम की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो आपका एल्केन का फॉर्मेशन होगा और सोडियम कार्बोनेट बनेगा। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको नोट करना है, जो मैंने नीचे लिखा है नोट करके, हियर द एल्केन फॉर्म्ड कंटेन्स 1 कार्बन लेस देन द कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ आप देख इस लाइन का मतलब क्या है कि जो आप देख रहे थे, जो आपका सॉल्ट था सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और जब आप एल्केन देख रहे हैं तो वहाँ से कार्बन एटम जो है वो रिड्यूस हो चुका है और जो कि सोडियम कार्बोनेट की फॉर्म में बन गया है। तो यहाँ पे कार्बन का जो है वो एक कार्बन एटम का लॉस होता है और आपका एल्केन का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड अगर आप देखते हैं एग्जाम्पल जिसका बारे में हमने आपको पहले भी बताया, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइट रिएक्शन के बारे में। इससे पहले हम देखेंगे कि जो सोडियम एसीटेट है, अगर वो NaOH की प्रेजेंस में अगर आप इसको हीट करते हैं, जो कि एक डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है जिसके बारे में हम कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे मीथेन का फॉर्मेशन होगा। दूसरी रिएक्शन के अंदर आप देखेंगे सोडियम प्रोपेनियोएट से अगर आपका इथेन का फॉर्मेशन होगा। अगर सबसे नीचे वाली रिएक्शन को देखेंगे जो कि कॉल्बेस इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो सोडियम एसीटेट है वो वाटर की प्रेजेंस में अगर आप इसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पे इथेन का फॉर्मेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल निकलता है, हाइड्रोजन और सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी फॉर्मेशन होता है। तो आप यहाँ देख सकते
सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोलिसिस होता है, इलेक्ट्रोलिसिस मतलब विद्युत अपघटन इसको कहा जाता है, तो जो सोडियम एसीटेट होता है उससे आपके इथेन का फॉर्मेशन होता है, जो कि रेड कलर से आपके मॉलिक्यूल दिखाए। तो यहाँ पे अलग अलग कलर, केमिस्ट्री में कलर का बहुत ज़्यादा यूजफुल एप्लीकेशन है, क्योंकि यहाँ पे आप रिएक्शंस को आप इजीली समझ सकते हैं अगर हम डिफरेंट कलर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करते हैं, जैसे कि अगर हम हाइड्रोजन आयोडाइड जो एसिड है, हाइड्रोआयोडिक एसिड है, अगर इसका प्रेजेंस में अगर आप रिड्यूस करेंगे तो यहाँ पे एल्केन का फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इथीन का अगर रिडक्शन करते हैं तो बाय रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटलिस्ट लाइक प्लेटिनम, पैलेडियम, निकल, अगर आप इन मेटल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में भी अगर आप हाइड्रोजनेशन कराते हैं तो क्या होता है, अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उनसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि इथीन से इथेन बनेगा, प्रोपीन से प्रोपेन बनेगा और प्रोपाइन से प्रोपेन बनेगा। तो आप ये रिएक्शंस इजीली समझ सकते हैं। अब आप देखेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्केन्स के बारे में, एल्केन्स की जो भौतिक प्रॉपर्टी है वो क्या क्या है। सबसे पहले आप देखेंगे नेचर ऑफ एल्केन। एल्केन किस प्रकार के नेचर के होते हैं, ये नॉन पोलर होते हैं। क्यों? बिकॉज देयर इज वेरी लिटिल डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स। आपके जो कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, ये आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो पावर होती है किसी भी एटम की, उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। और हमको ये पता है कि हेलोजेंस जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को इजीली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, बेसिकली एल्केन की अगर हम बात करें तो उसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा एटम नहीं होता है। तो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में अगर आप देखेंगे तो इन दोनों की ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस होता है वो बहुत ही कम होता है। इस वजह से जो एल्केन्स होते हैं वो नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। सेकंड पॉइंट आप देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट। तो आप देखेंगे जो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो मॉलिक्यूलर वेट के प्रोपोर्शनल होता है। तो जैसे जैसे एल्केन का जो कार्बन, एल्केन जो है अगर उनका कार्बन एटम्स जो है वो इंक्रीज होता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है। यहाँ पे आप एक चीज़ और नोट करें कि जो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो ब्रांचिंग के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब जैसे ही ब्रांचिंग इंक्रीज हो जाएगी तो वैसे ही उसका बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाएगा। जैसे कि अगर आप ब्यूटेन की बात करें तो ब्यूटेन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होगा, लेकिन आइसोब्यूटेन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होगा, बिकॉज आइसोब्यूटेन के अंदर क्या होता है, ब्रांचिंग हो जाती है, जिस वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। अगले टॉपिक पे आप देखेंगे, यहाँ पे हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे, जो भी एक अच्छी फिजिकल प्रॉपर्टी मानी जाती है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्केन ऑल्सो इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन मॉलिकुलर मास बट द इंक्रीज नॉट सो रेगुलर। क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं कि जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी इंक्रीज होता है मॉलिकुलर मास के साथ में, लेकिन ये रेगुलर इंक्रीज नहीं होता है। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे कि एल्केन्स विद द इवन नंबर ऑफ कार्बन हैव मोर मेल्टिंग पॉइंट देन द प्रीवियस एंड नेक्स्ट ऑड कार्बन। तो ये नोट करने वाली बात है कि कभी भी अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है, हम कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, तो किस प्रकार से एल्केन्स जो हैं वो अपने मेल्टिंग पॉइंट के अंदर चेंज उनके अंदर होता है। सॉलिबिलिटी की बात करेंगे तो जो सॉलिबिलिटी के अंदर क्या होगा कि बीइंग अ नॉन पोलर एल्केन्स डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक ईथर, बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। एल्केन्स जो होते हैं वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, और जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो कभी भी पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होते हैं, तो उनको नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर वो इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। एक और प्रॉपर्टी है डेंसिटी। डेंसिटी के बारे में आप जानेंगे कि एल्केन्स आर द लीस्ट डेंस अमॉन्ग्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसका मतलब जो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इस नेचर में हमें मिलते हैं, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, तो एल्केन्स जो होते हैं उनकी डेंसिटी सबसे कम होती है, उनका घनत्व जो होता है सबसे कम होता है। ये तो बात हुई फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। अब हम केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ लेते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन्स, जैसे यहाँ पे हम जो रिएक्शन पर देख रहे हैं वो है कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन में क्या होगा, जैसे मीथेन, इसका कंबशन होगा, मतलब इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर हम किसी कंपाउंड को अगर हम गर्म करते हैं तो उसका क्या होता है, कंबशन हो जाता है। कंबशन को हिंदी में दहन कहा जाता है। यहाँ पे मेथेन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो क्या होगा, रिएक्शन क्या होगी, हीट रिलीज होगी और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होगा। सिमिलरली इन केस ऑफ ब्यूटेन ऑल्सो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होगा और हीट रिलीज होगी। फिर आप देखेंगे यहाँ पे हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स के बारे में। तो हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन का मतलब क्या होता है कि एल्केन के, यहाँ पे हम क्लोरीनेशन के बारे में देख रहे हैं। अगर हेलोजन का मॉलिक्यूल जुड़ता है तो उसको हेलोजिनेशन कहा जाता है। जैसे एल्केन, ये हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे एल्केन है वो यूवी रेडिएशंस, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या हीट की प्रेजेंस में क्लोरीन की जब एल्केन के साथ रिएक्ट करता है तो एल्काइल क्लोराइड बनता है। और आपको ये अच्छे से पता है कि ये फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन होता है। अगले आने वाले जो हम देख रहे हैं इसमें हम फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन की मैकेनिज्म कैसे होती है ये भी हम पढ़ेंगे। अब आप यह देखेंगे क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन। एल्केन का क्लोरीनेशन कैसे होगा, जैसे मीथेन है उसके साथ जब क्लोरीन का मॉलिक्यूल जब इसके साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, मिथाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। उनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर भी दिया हुआ है कि क्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ब्रोमीन उससे कम रिएक्टिव होता है और आयोडीन सबसे कम रिएक्टिव होता है। एग्जॉस्टिव क्लोरीनेशन, यानी कि अगर बहुत ज़्यादा क्लोरीनेशन होने लगे तो मिथाइल क्लोराइड से मिथिलीन डाइक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी फॉर्मेशन होता है, क्योंकि यहाँ पे हर एक हाइड्रोजन को एक क्लोरीन जो है वो रिप्लेस कर देता है, जिस वजह से आपके एग्जॉस्टिव क्लोरीनेशन भी होता है। और ये जो क्लोरीनेशन हो रहा है, एग्जॉस्टिव क्लोरीनेशन इन प्रेजेंस ऑफ
अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होता है या फिर हीट की प्रेजेंस में भी ये रिएक्शंस हो सकती हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया कि हम फ्री रेडिकल रिएक्शंस के बारे में हम यहाँ जानेंगे। फ्री रेडिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, फ्री रेडिकल क्या होते हैं। फ्री रेडिकल जो कि होते हैं वो हाईली रिएक्टिव स्पीशीज होते हैं। अगर किसी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसको कैटायन बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज होता है तो उसको एनायन बोलते हैं। लेकिन अगर किसी भी एटम के ऊपर अगर कोई चार्ज नहीं होता, उसके ऊपर केवल एक डॉट होती है, दैट इज अ फ्री इलेक्ट्रॉन, और इसको कहा जाता है फ्री रेडिकल। और फ्री रेडिकल जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो ये हमने यहाँ पे बताया। अब हम यहाँ पे मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्लोरीनेशन कैसे होता है मीथेन का। तो जो क्लोरीन है वो रेड कलर से यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, और जब ये मीथेन के साथ में रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, जिसको फोटोन की तरह एच म्यू से रिप्रेजेंट किया है, तो यहाँ पे कुछ एनर्जी वैल्यूज भी आपको दी है कि जो क्लोरीन जो बॉन्ड होता है, क्लोरीन के एटम के बीच में जो बॉन्ड होता है, वो बॉन्ड एनर्जी कितनी होती है, 58 किलो कैलोरी पर मोल होती है। जबकि जो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड होता है उसकी जो बॉन्ड एनर्जी होती है 104 किलो कैलोरी पर मोल होती है। यानी कि बॉन्ड एनर्जी जो क्लोरीन की है वो कम है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की जो एनर्जी है, बॉन्ड एनर्जी है, वो ज़्यादा है। यानी कि क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा। तो ये जो रिएक्शन होती है वो 3 स्टेप में होती है, इनिशिएशन स्टेप, प्रोपोगेशन स्टेप एंड टर्मिनेशन स्टेप। तो सबसे पहले आप इनिशिएशन स्टेप के बारे में जानेंगे कि जब सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होगा, 58 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी को जब ये क्लोरीन मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करेगा तो 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। तो देयर आर 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म्ड एंड दीज क्लोरीन फ्री रेडिकल्स आर वेरी हाईली रिएक्टिव, अनस्टेबल एंड इनिशिएट दिस रिएक्शन। तो यहाँ पे इस स्टेप को क्या कहा जाएगा, इनिशिएशन स्टेप। फिर आप देखेंगे प्रोपोगेशन स्टेप के बारे में। प्रोपोगेशन स्टेप में क्या होता है, जो क्लोरीन मॉलिक्यूल जो क्लोरीन का जो फ्री रेडिकल है वो मीथेन के ऊपर रिएक्ट करेगा और मिथाइल फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। और ये फिर मिथाइल फ्री रेडिकल जो है वो क्लोरीन के ऊपर रिएक्ट करेगा, क्लोरीन मॉलिक्यूल पर रिएक्ट करेगा और मिथाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। इस प्रकार ये जो चेन रिएक्शन है, चेन रिएक्शन की तरह ये रिएक्शन होती है और फ्री रेडिकल से फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है और आपका प्रोडक्ट भी मिथाइल क्लोराइड जो है वो बनता रहता है। तो इस प्रकार ये रिएक्शंस होती हैं। तो ये चेन रिएक्शन है। इस ओवरऑल प्रोसेस के अंदर अगर आप देखते हैं तो फ्री रेडिकल से ही फ्री रेडिकल का जनरेशन होता है और ये एक साइक्लिक प्रोसेस की तरह चलता रहता है। और ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक कि फ्री रेडिकल्स जो है वो आपस में कंबाइन करके टर्मिनेशन स्टेप के अंदर आपके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में जुड़ ना जाए। तो आप टर्मिनेशन स्टेप के बारे में जब आप देखेंगे तो यहाँ पे फ्री रेडिकल्स आपस में जब कंबाइन हो जाते हैं तो मिथाइल क्लोराइड जो है उसका डिजायर्ड जो प्रोडक्ट है आपका उसका फॉर्मेशन हो जाता है और इस प्रकार ये रिएक्शंस कंप्लीट हो जाती है। अब आप देखेंगे एल्कीन्स के बारे में। एल्कीन्स के बारे में हमने पढ़ लिया है। एल्कीन्स के बारे में हमने फिजिकल प्रॉपर्टी, आइसोमराइजेशन और केमिकल रिएक्शंस के बारे में हमने पढ़ा, कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन एंड फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। अब हम देखेंगे एल्कीन्स के बारे में। हम यहाँ देखेंगे एल्कीन्स के अंदर जो जनरल फॉर्मूला होता है वो इसका CnH2n होता है। CnH2n जो होता है वो एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला होता है और ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो ये एल्कीन्स के अंदर जो है इनको ओलिफिन्स भी कहा जाता है और प्रत्येक कार्बन जो होता है एल्कीन्स के अंदर वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है। जबकि एल्केन के अंदर जो कार्बन था वो sp3 हाइब्रिडाइज था, लेकिन एल्कीन के अंदर sp3 हाइब्रिडाइज था, लेकिन एल्कीन के अंदर आपने देखा कि जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज है। अब हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन के बारे में। एल्कीन किस प्रकार की केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कीन के बारे में। तो जैसे कि आपने एल्कीन के स्ट्रक्चर के बारे में देखा कि एल्कीन जो है इसके ऊपर इजीली इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स का अटैक हो सकता है, क्योंकि इसके ऊपर एल्कीन जो होता है उसके ऊपर रेड कलर से पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिखाया हुआ है। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है काफ़ी ज़्यादा एक्सपोज होता है और ये काफ़ी लूज बाउंड होता है, तो जिसकी वजह से इसके ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स इजीली अटैक कर सकते हैं। जैसे कि आपको एडिशन रिएक्शन के बारे में बताया कि एल्कीन जो है मोस्ट कॉमन रिएक्शन जो देते हैं वो एडिशन रिएक्शन देते हैं। इसमें जो मॉलिक्यूल होता है वो एल्कीन के ऊपर रिएक्ट करता है जिससे एडिशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। अब आप यहाँ देखेंगे कि एडिशन ऑफ नाइट्रोसिल क्लोराइड NaOCl, जिसको टिल्डन रिएजेंट भी कहा जाता है, जब ये प्रोपीन के ऊपर रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे आपके एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा और Cl और NO जो मॉलिक्यूल है ये मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करते हुए। अब हम ये भी देखेंगे कि मार्कोनिकॉफ का रूल क्या होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ का रूल क्या होता है। अब आप ओजोनोलिसिस के बारे में पहले आप देखें कि ओजोनोलिसिस के अंदर क्या होता है। जो प्रोपीन है इन प्रेजेंस ऑफ ओजोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड जिंक H2O, इन प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड वाटर क्या होगा, ओजोनोलिसिस होगा, ओजोनी अपघटन होगा, जिसकी वजह से एसिटाल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। हम ये देखेंगे ऑक्सीडेशन बाय कोल्ड केमनोफोर को पोटेशियम परमैंगनेट कहा जाता है और ये हमारी केमिस्ट्री लैब में बहुत ही कॉमन दिखाई देता है। ये पर्पल कलर का होता है, डार्क पर्पल कलर का ये रिएजेंट होता है। ये एल्कीन के साथ किस तरह से रिएक्ट करेगा, अगर एल्कीन के साथ ये कोल्ड कंडीशन में रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, अगर ये हॉट कंडीशन में रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो सबसे पहले हम कोल्ड
केमनोफोर की रिएक्शंस के बारे में देखेंगे कि केमनोफोर क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। पोटेशियम परमैंगनेट क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे कि ऑक्सीडेशन बाय कोल्ड केमनोफोर, जिसको हाइड्रोक्सिलेशन कहा जाता है। तो अब आप ये इस रिएक्शन को देख रहे हैं कि जो एल्कीन है वो केमनोफोर की प्रेजेंस में, जो कि कोल्ड कंडीशन में है, H2O, और ये क्या होगा, विसिनल डाई अल्कोहल यानी कि ग्लाइकॉल का फॉर्मेशन होगा। तो यह दिस इज द एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सिल अक्रॉस द डबल बॉन्ड ऑफ एल्किन, दैट इज नोन एज हाइड्रोक्सिलेशन। तो ये हाइड्रोक्सिलेशन की डेफिनेशन है। और हाइड्रोक्सिलेशन का क्या मतलब होता है, दो OH ग्रुप का जुड़ना हाइड्रोक्सिलेशन कहा जाता है। जब एल्किन के ऊपर दो OH ग्रुप आके जुड़ जाते हैं, और ये तभी पॉसिबल है जबकि केमनोफोर आपका कोल्ड कंडीशन में हो, यानी कि वो हॉट कंडीशन में नहीं हो। ठीक है, अब आप यहाँ देखेंगे कि अगली रिएक्शन के अंदर जो प्रोपीन है उससे क्या बन रहा है, प्रोपेन 1,2 डायोल यानी कि प्रोपिलीन ग्लाइकॉल का फॉर्मेशन हो रहा है। यानी कि जब भी कोल्ड कंडीशन में आप केमनोफोर की रिएक्शन करवाते हैं एल्कीन के साथ में, तो आपका ग्लाइकॉल का फॉर्मेशन होता है, चाहे वो प्रोपेन 1,2 डायोल हो या एथिलीन ग्लाइकॉल हो। यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट एक नोट यहाँ पे दिया हुआ है कि इन दिस रिएक्शन केमनोफोर इज यूज्ड अप, हैंस द पर्पल कलर ऑफ केमनोफोर डिसअपियर। अगर ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तो इसका मतलब जो केमनोफोर का जो पर्पल कलर था वो डिसअपियर हो जाता है, और ये रिएक्शन जो है वो उसमें केमनोफोर का कोई कलर आपको नजर नहीं आएगा। इस टेस्ट को बेयर टेस्ट भी कहा जाता है। दिस इज यूज्ड एज अ लेबोरेटरी टेस्ट टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, दैट इज ऑल्सो नोन एज बेयर टेस्ट। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि बेयर टेस्ट क्या होता है। तो बेयर टेस्ट का मतलब होता है जब कोल्ड केमनोफोर की रिएक्शन एल्कीन के साथ होती है तो केमनोफोर का जो पर्पल कलर है वो डिसअपियर हो जाता है, जिसको बेयर टेस्ट कहा जाता है। अब आप देखेंगे हॉट केमनोफोर के साथ में रिएक्शन। हॉट केमनोफोर के साथ में आप रिएक्शन देखेंगे कि हॉट कंडीशन में क्या रिएक्शंस होंगी और जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2-मिथाइल ब्यूट 2-ईन, इसकी जब ये रिएक्शन आप केमनोफोर के साथ कराते हैं जो कि हॉट कंडीशन में है, तो क्या होगा, एसीटोन का फॉर्मेशन होगा और एसिटाल्डिहाइड बनेगा। फर्दर ऑक्सीडेशन होने पे एसिटाल्डिहाइड से एसिटिक एसिड बनता है। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्लाइकॉल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। हॉट कंडीशन में जब केमनोफोर रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा और कार्बोनिल कंपाउंड्स एल्डिहाइड और कीटोन्स का फॉर्मेशन होता है। एक और रिएक्शन यहाँ पे आप देखेंगे, हेलोजिनेशन। हाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन और हेलोजन का जुड़ना। एल्कीन के ऊपर हाइड्रोहेलोजिनेशन कहलाता है। जैसे कि एल्कीन है, इसके ऊपर हाइड्रोहेलिक एसिड यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड एटसेट्रा जब ये रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, आपका अनसिमेट्रिकल एल्कीन या चाहे सिमेट्रिकल एल्कीनों से आपके प्रोडक्ट्स का एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे आप ये एक रिएक्शन देख सकते हैं। इस रिएक्शन में आपको समझ में आ रहा होगा कि जैसे कि ब्यूटेन 2 ब्यूटेन है, जब ये हाइड्रोब्रोमिक एसिड के साथ में रिएक्ट करेगा तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन का प्रोडक्ट जो है उसका फॉर्मेशन होगा। दैट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोहेलिक एसिड। लाइक हाइड्रोआयोडिक एसिड जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, हाइड्रोब्रोमिक एसिड उससे कम रिएक्टिव होते हैं, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो उससे भी ज़्यादा कम रिएक्टिव होते हैं। अब आप यहाँ देखेंगे कि जो प्रोपिलीन है, प्रोपिलीन के साथ में जब हाइड्रोब्रोमिक एसिड की जब रिएक्शन आप करवाते हैं तो 2 ब्रोमो प्रोपेन जो है उसको मेजर प्रोडक्ट बनता है, जबकि 1 ब्रोमो प्रोपेन जो होता है वो माइनर प्रोडक्ट बनता है। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे जब हाइड्रोब्रोमिक एसिड की जो रिएक्शन होती है उससे मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा और माइनर प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये डिपेंड करता है मार्कोनिकॉफ रूल के ऊपर। क्योंकि जो मार्कोनिकॉफ रूल है वो ये कहता है कि जो नेगेटिव पार्ट होता है, यानी कि जो हेलोजन जो वाला जो पार्ट होता है वो कम हाइड्रोजन वाले कार्बन से जाके जुड़ता है, तो वही प्रोडक्ट जो होता है मेजर प्रोडक्ट होता है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गेट्स एडेड टू द कार्बन एटम कंटेनिंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स अक्रॉस द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो दिस इज नोन एज मार्कोनिकॉफ रूल। इसके अपोजिट में अगर आप देखा जाए एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहा जाता है, इसको खरास इफेक्ट भी कहा जाता है। अगर एडिशन जो होता है जब HBr का इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड हो, जब पेरोक्साइड की प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन हो तो जो प्रोडक्ट बनेगा, जो माइनर प्रोडक्ट था वो मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा और जो मेजर प्रोडक्ट था वो माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। यानी कि जो ये रिएक्शन है उसके अंदर जो प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन हो रहा था वो पहले की जैसे जैसे मार्कोनिकॉफ रूल में हो रहा था उस तरह से नहीं होगा। इसलिए इसको एंटी मार्कोनिकॉफ रूल भी कहा जाएगा, इसको पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहा जाएगा, क्योंकि ये जो रिएक्शन हो रही है ये पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हो रही है। रिएजेंट सेम है लेकिन पेरोक्साइड के आने की वजह से प्रोडक्ट का जो मेजर और माइनर का जो रेशो था वो चेंज हो जाएगा, मेजर माइनर हो जाएगा और माइनर प्रोडक्ट जो है वो मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। जैसे कि आप एग्जांपल में भी देख सकते हैं कि जो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है इसका मैकेनिज्म आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि जो पेरोक्साइड होता है वो फ्री रेडिकल बना लेता है। यहाँ पे ब्रोमाइड आयन ना बना करके ब्रोमीन फ्री रेडिकल की तरह बिहेव करेगा। और आप देख सकते हैं कि 2 डिग्री जो एल्काइल 2 डिग्री जो फ्री रेडिकल होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू 1 डिग्री फ्री रेडिकल, जिस वजह से आपकी स्टेबिलिटी गेन हो जाती है और 1 ब्रोमो प्रोपेन का फॉर्मेशन होता है, दैट इज़ अ मेजर प्रोडक्ट। जबकि आप देख रहे थे कि मार्कोनिकॉफ रूल के अंदर 2 ब्रोमो प्रोपेन का फॉर्मेशन हो रहा था जो कि मेजर प्रोडक्ट था, लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ रूल की वजह से, पेरोक्साइड प्रेजेंस की वजह से यहाँ पे 1 ब्रोमो प्रोपेन का फॉर्मेशन होगा जो कि मेजर प्रोडक्ट होगा।
तो दिस इज द important point to note, the Markovnikov rule and the anti-Markovnikov rule that is only applicable for the unsymmetrical alkenes. अगर एल्कीन अनसिमेट्रिकल होगी तभी मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल बिहेव करेगा सिमेट्रिकल एल्कीन के ऊपर। मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल दोनों एक जैसे रिएक्शंस देते हैं और आप इनमें डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। अब हम एल्काइंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि एल्काइंस क्या होता है। CnH2n-2 जब ये जनरल फॉर्मूला जो होता है ये एल्काइंस का होता है और एल्काइंस के अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है जिसमें प्रत्येक कार्बन जो होता है वो sp हाइब्रिडाइज होता है, यानी कि जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होंगे वो sp हाइब्रिडाइज होंगे, जबकि एल्केन के अंदर वो sp3 हाइब्रिडाइज थे, एल्कीन के अंदर sp2 हाइब्रिडाइज थे, जबकि एल्काइन के अंदर sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि एल्काइन यानी कि यहाँ पे हमने आपको एसिटिलीन का जनरल फॉर्मूला दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एसिटिलीन है जिसको इथाइन भी कहा जाता है, इसमें जो दो कार्बन होते हैं वो sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होते हैं। ग्रीन कलर से जो आपको ऑर्बिटल पी वाई ऑर्बिटल आपको नज़र आ रहे हैं, ये पी वाई ऑर्बिटल आपके साइड बाय साइड ओवरलैपिंग करते हैं, और जो ऑरेंज कलर से जो आपको ऑर्बिटल नज़र आ रहे हैं पी जेड ऑर्बिटल जो जिसे कहेंगे, ये भी साइड बाय साइड ओवरलैपिंग करेंगे। और ये एक्स वाई जेड जैसे कि जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जो एक्स एक्सिस पे आप देखेंगे जो sp आपकी जो ब्लू कलर से जो है वो एक्स एक्सिस पे है, जो ग्रीन कलर से है वो वाई एक्सिस है, और जो जेड कलर से यानी कि जो परपेंडिकुलर ऑफ दिस प्लेन। तो ये जो ऑर्बिटल होता है पहले सिग्मा जो बॉन्ड बनता है वो एक्स एक्सिस पे बनता है, जो पाई बॉन्ड जो होते हैं वो वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे बनते हैं। तो इस प्रकार ये एल्काइन के अंदर दो डबल बॉन्ड होते हैं और एक सिंगल बॉन्ड होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है और दो पाई बॉन्ड होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्काइन, एल्काइन की क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, इनकी फिजिकल स्टेट क्या होती है। जैसे कि जो एल्काइन है इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, ये गैसेस स्टेट में मिलते हैं, लेकिन आप C4 to C8 तक के एल्काइन की अगर रेंज में जाएंगे तो लिक्विड स्टेट में मिलेंगे। लेकिन जो हायर एल्काइंस है जो कि C9 से ज़्यादा जिनके कार्बन एटम्स में प्रेजेंट होते हैं, ऐसे एल्काइंस जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट में मिलते हैं। तो ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में हमने देखा। अब हम देखेंगे स्मेल के बारे में। एल्काइन किस प्रकार की स्मेल शो करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर, यानी कि जैसे लहसुन की जो स्मेल होती है, गार्लिक स्मेल जो होती है वो एल्काइंस शो करते हैं। ऑल अदर एल्काइंस आर ऑर्डरलेस, लेकिन जो बाकी जो एल्काइंस होते हैं ये गंधहीन होते हैं। केवल हम इथाइन की अगर बात करेंगे तो इथाइन जो होता है उसकी स्मेल जो होती है वो गार्लिक लाइक स्मेल होती है, लहसुन की जैसे उसकी स्मेल होती है, लेकिन जो बाकी एल्काइंस होते हैं वो स्मेल उनकी नहीं होती है। सॉलिबिलिटी की बात करेंगे तो एल्काइंस होते हैं वो वीकली पोलर सॉल्वेंट जो होते हैं उनमें इजीली डिजॉल्व हो जाते हैं, और ये पानी से हल्के होते हैं, यानी कि ये पानी में इजीली जो है मतलब ऊपर आसानी से तैरते रहते हैं। इनकी जो सॉलिबिलिटी होती है एल्काइंस की वो बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड में ज़्यादा होती है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है और जिसमें एल्काइन इजीली डिजॉल्व हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की। मेल्टिंग पॉइंट जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे इमेजेस के अंदर कि बर्फ जो है वो अगर वो पानी में बदल जाती है तो उसको कहा जाता है मेल्टिंग पॉइंट। 0 डिग्री सेंटीग्रेड में बर्फ जो है वो सॉलिड फॉर्म में होती है। अब आप पानी को गर्म करते हैं तो यहाँ पे आपको एक जग में दिखाई दे रहा है। जब आप कोई चीज़ बॉयल होना शुरू हो जाती है तो उसको कहा जाता है बॉइलिंग पॉइंट। अगर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो एल्केन और एल्कीन की तुलना में एल्काइन का ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि एल्काइन जो होता है उनकी स्ट्रक्चर लीनियर होती है and molecules are closely packed in space compared to the alkanes and alkenes, यानी एल्केन और एल्कीन की तुलना में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एल्काइन के वो ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं। अब हम केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में जान लेते हैं। एल्काइन की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, जो एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। जैसे आपने देखा कि हाइब्रिडाइजेशन जो होता है एल्काइन के अंदर sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, जिस वजह से s कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है। sp हाइब्रिडाइजेशन के अंदर 50% s कैरेक्टर होता है, जबकि sp3 में 25% और sp2 हाइब्रिडाइजेशन में 33% s कैरेक्टर होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ऑर्डर है वो भी sp हाइब्रिडाइजेशन में सबसे ज़्यादा होगा, sp2 में सबसे कम और sp3 में उससे भी ज़्यादा कम, यानी सबसे कम जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ऑर्डर होता है sp3 में सबसे कम होता है, जबकि sp में सबसे ज़्यादा होता है, जिस वजह से एसिडिक प्रॉपर्टी एल्काइंस शो करते हैं। ड्यू टू हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द sp हाइब्रिडाइज कार्बन, द इलेक्ट्रॉन ऑफ द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर डिस्प्लेस्ड मोर टुवर्ड्स द कार्बन एटम, जिस वजह से जो बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कार्बन की तरफ डिस्प्लेस हो जाएंगे और हाइड्रोजन जो है वो एज अ प्रोटॉन इजीली रिमूव हो जाएगा। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि ये किस प्रकार से एसिडिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। एसिडिक करेक्टर के बारे में हम यहाँ देखेंगे कि जो टर्मिनल जिनके ऊपर हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, टर्मिनल एल्काइंस बिहेव लाइक एन एसिड, दैट इज वीक एसिड, बट दिस एसिड इज मोर वीक एज कम्पेयर टू द कार्बोक्सिलिक एसिड एंड द फिनॉल्स। एसिड जो एसिडिक करेक्टर जो होता है वो इनका एल्काइंस का कम होता है। अब ये किस प्रकार से इस एसिडिक करेक्टर से हम कैसे इसको हम प्रूफ कर सकते हैं, अगर आप एल्काइन की रिएक्शन सोडामाइड के साथ कराएंगे, क्यूप्रिक क्लोराइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में कराएंगे और टॉलेंस रिएजेंट के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो किस प्रकार के प्रोडक्ट्स बनेंगे जो कि एसिडिक करेक्टर को शो करेंगे यहाँ पे।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहली रिएक्शन जैसे कि सोडामाइड के साथ दिखाई गई है, प्रोपाइन जो है उसमें टर्मिनल हाइड्रोजन जो कि येलो कलर से शो किया हुआ है, जब ये सोडियम अमाइड के साथ में लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में हम आप इसको गर्म करेंगे लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, सोडियम प्रोपेनाइड का फॉर्मेशन होगा और अमोनिया मॉलिक्यूल निकलेगा। रिएक्शन विद क्यूप्रिक क्लोराइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, आप देख सकते हैं एल्काइन की रिएक्शन जब क्यूप्रिक्स क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में जब आप इसको हीट करेंगे तो कॉपर एल्केनाइड का रेड पीपीटी आपको मिलेगा और इस प्रकार आपके ये रिएक्शंस यानी कि ये एसिडिक प्रॉपर्टी को शो करते हैं। रिएक्शन में टॉलन रिएजेंट के साथ जब आप इसकी रिएक्शन कराएंगे एल्काइन की और आप हीट करेंगे तो सिल्वर एल्काइनाइड का वाइट पीपीटी आपको मिलेगा। इस प्रकार जो भी टर्मिनल एल्काइन से वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करते हैं और ये टेस्ट आपको इजीली मिल सकता है। प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन किस प्रकार से बनाए जाते हैं, अब हम ये रिएक्शंस भी देख लेते हैं। हम कैल्शियम कार्बाइड का यूज़ करके एल्काइन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये कैल्शियम कार्बाइड का जनरल फॉर्मूला। अब आप रिएक्शन को देखेंगे कि कैल्शियम कार्बाइड जो है वो उसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है, हाइड्रोलिसिस होने की वजह से एसिटिलीन का फॉर्मेशन होगा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। दूसरी रिएक्शन आप देखेंगे कि डी हेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड्स यानी कि अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 हेलोजन जिनको एक्स से रिप्रेजेंट किया हुआ है, जब आप जिंक की प्रेजेंस में आप एल्कोहल मीडियम के अंदर आप इसको गर्म करेंगे तो आपका इथाइन का फॉर्मेशन होता है और जिंक क्लोराइड बनता है या जिंक हैलाइड का फॉर्मेशन भी होता है। बाय क्लोरोफॉर्म एंड सिल्वर पाउडर का भी यूज़ करके आप इसका एल्काइन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। किस प्रकार करेंगे, आप ये रिएक्शन देखेंगे। यहाँ पे रिएक्शन के अंदर आप देख सकते हैं कि जो क्लोरोफॉर्म है वो सिल्वर पाउडर के साथ में रिएक्शन करता है और आपका एसिटिलीन का फॉर्मेशन हो जाता है। बाय कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस यूज़ करके भी आप एल्काइन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। यहाँ पे आप रिएक्शन देख लीजिए। पोटेशियम फ्यूमरेट जब इसका इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो यहाँ पे इथाइन का फॉर्मेशन होगा। इस प्रकार आप एल्काइन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अगली रिएक्शन आप देखेंगे एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्काइन किस प्रकार की रिएक्शंस देते हैं। यहाँ पे आप सेबेटियस एंडरसन रिएक्शन के बारे में आप देखेंगे। यहाँ पे कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन रिएक्शन हो रही है कि किस प्रकार हो रहा है। रेने निकल क्या होता है, फाइनली डिवाइडेड निकल इज कॉल्ड रेने निकल। ये एक अच्छा कैटलिस्ट होता है, एक अच्छा हाइड्रोजनेशन कैटलिस्ट है। तो यहाँ पे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से आपका एल्केन का फॉर्मेशन होगा, यानी कि आप एल्काइन से एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ रेने निकल। अब आप एक और रिएजेंट है लिंडलर कैटलिस्ट क्या होता है, पैलेडियम कैल्शियम कार्बोनेट बेरियम सल्फेट प्लस लेड एसिटेट इन प्रेजेंस ऑफ क्विनोलिन। इन ये पूरा कॉम्बिनेशन इसको लिंडलर कैटलिस्ट कहा जाता है। ये भी एक अच्छा हाइड्रोजनेशन कैटलिस्ट है। एल्काइन से अगर लिंडलर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन होता है तो एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे आपको एक नोट करना पड़ेगा, यहाँ पे सिस आइसोमर बनेगा, यानी कि सिस एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, यानी कि जो हाइड्रोजन का जो बॉन्ड बनता है वो हाइड्रोजन दोनों एक ही तरफ प्रेजेंट होते हैं। इस प्रकार से ये सिस आइसोमर का एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अगर आप बर्च रिडक्शन देखेंगे, बर्च रिडक्शन के अंदर क्या होता है, बर्च रिडक्शन के अंदर जो रिएजेंट होते हैं, जो कैटलिस्ट होते हैं, वो सोडियम लिक्विड अमोनिया होता है, जो कि एल्काइन के साथ जब आप हाइड्रोजनेशन करेंगे तो यहाँ पे ट्रांस आइसोमर का फॉर्मेशन होता है। अब आप देखेंगे एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्काइंस। हेलोजिनेशन की अगर आप बात करेंगे तो हेलोजिनेशन के अंदर आप देखेंगे जो एल्काइन है उस पर जब हेलोजन का कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में जब रिएक्शन होगी तो ट्रांस 1,2 डाइक्लोरो इथेन का फॉर्मेशन होता है और फर्दर आपका वेस्ट्रॉन बनता है। वेस्ट्रॉन का मतलब होता है 1,1,2,2 टेट्राक्लोरोइथेन, ये वेस्ट्रोन का IUPAC नेम है। अब आप ब्रोमिनेशन के बारे में देख लेंगे तो ब्रोमिनेशन के अंदर क्या होगा, दिस इज द टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। यहाँ पे आप एक चीज़ आप नोट करेंगे कि ब्रोमीन वाटर और लिक्विड ब्रोमीन दोनों अलग अलग चीज़ है। अगर ब्रोमीन जो होती है वो पानी में डिजोल्व रहती है तो उसको ब्रोमीन वाटर कहा जाता है। अगर पानी नहीं हो, प्योर ब्रोमीन हो, तो यानी कि जो ब्रोमीन गैस है उसको अगर आप लिक्विफाई करेंगे तो वहाँ पे वाटर तो प्रेजेंट हो ही नहीं सकता, जिसको लिक्विड ब्रोमीन कहा जाएगा। यहाँ पे दोनों बार अलग अलग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। लिक्विड ब्रोमीन की प्रेजेंस में 1,1,2,2 टेट्राब्रोमोइथेन बनता है और ब्रोमीन वाटर की प्रेजेंस में 1,2 डाइब्रोमो इथेन का फॉर्मेशन होता है। तो ये आपको नोट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आयोडीन किस तरह से रिएक्शन करेगा एसिटिलीन के साथ में, यहाँ पे 1,2 डाइआयोडो इथेन का फॉर्मेशन होता है। अब आप ये देख सकते हैं कि ये रिएक्शन जो होती है आयोडीन के साथ में काफ़ी स्लो होती है, ब्रोमीन के साथ में फास्ट होती है, क्लोरीन के साथ में ये रिएक्शन और भी ज़्यादा फास्ट होती है। अब हम देखेंगे हाइड्रोहेलोजिनेशन के बारे में। हाइड्रोहेलोजिनेशन के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे विनाइल आयोडाइड का फॉर्मेशन हो जाए। इथाइन जो मॉलिक्यूल है वो हाइड्रोआयोडिक के साथ में रिएक्शन करके विनाइल आयोडाइड बनाता है और फर्दर ये रिएक्शन जब हाइड्रोआयोडिक के साथ में होगी, हाइड्रोआयोडिक एसिड के साथ में होगी तो 1,1 डाइआयोडो इथेन, यहाँ पे जेम डाई हाइलाइट का फॉर्मेशन होगा, ना कि विस डाई हाइलाइट का। और ये जो रिएक्शन होती है वो ये मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होती है। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा। इस क्वेश्चन का आप इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये टॉपिक से जो हमने आज पढ़ा है इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि एन एल्कीन ऑन ओजोनोलिसिस प्रोड्यूसेस अ मिक्सचर ऑफ एसिटाल्डिहाइड एंड एसीटोन, आइडेंटिफाई द एल्कीन। यहाँ पे कौन सी एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, आपको सही ऑप्शन चूज करना होगा। यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा कि ये कौन सा आंसर करेक्ट है और वो क्यों करेक्ट है। तो आप पहले मेरे को इसका आंसर बताएं। आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप समझ गए होंगे कि ये क्वेश्चन
जो है इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आप देख सकते हैं यहाँ पे सही आंसर आपको दिख रहा है, जो 2 मिथाइल ब्यूट 2 ईन, यानी कि जो ऑप्शन डी है वो आपका सही ऑप्शन है। अब ये ऑप्शन सही क्यों है? क्योंकि अगर आप पहला ऑप्शन लेते हैं, पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन अगर आप चूज करते हैं, तो यहाँ पे अगर आप ओजोनोलिसिस कराते ब्यूट 1 इन का, जो कि आपका पहला ऑप्शन था, तो उससे प्रोपेनल और मेथेनल बनता है। लेकिन ये आपके क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया था। अगर आप सेकंड ऑप्शन चूज करते तो यहाँ पे इथेनॉल का फॉर्मेशन होता, लेकिन जो आपको जो प्रोडक्ट चाहिए था वो इथेनॉल नहीं चाहिए था। तो इस प्रकार से दोनों ऑप्शन जो है वो गलत ऑप्शन है। अब आप देखेंगे जो थर्ड ऑप्शन था उसमें 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन, इसका आप ओजोनोलिसिस करेंगे तो फॉर्मेल्डिहाइड और पेंटेन 3 ऑन बन रहा था, लेकिन ये भी आपका आंसर नहीं था। लेकिन अगर आप फोर्थ ऑप्शन को अगर आप देखें तो यहाँ पे जब आप इसका 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन का जब आप ओजोनोलिसिस करवा रहे थे, तो यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मेशन हुआ है और एसीटोन बना है, और यही आपका सही ऑप्शन है, जो कि मैंने ग्रीन कलर से यहाँ पे टिक करके आपको बता दिया है कि यही सही ऑप्शन है। और ये सही ऑप्शन क्यों है, यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया है, एक एक रिएक्शन को हमने लिख करके हमने ये चेक किया है कि कौन से रिएक्शन का ओजोनोलिसिस रिएक्टेंट का ओजोनोलिसिस होगा तो कौन से प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ प्रोडक्ट्स देख सकते हैं, जो आपके जो डिजायर्ड प्रोडक्ट हैं वो एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा? आप अपने क्वेश्चंस करें, और इस वीडियो लेक्चर में अगर आपको किसी भी टॉपिक में अगर आप उसको दोबारा पढ़ना चाहते हैं या किसी और टॉपिक के बारे में आप डिस्कस करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। आप अपनी पढ़ाई को स्टॉप ना करें, आप मोबाइल को यूज़ करके, लैपटॉप यूज़ करके, टैबलेट यूज़ करके या अपने कंप्यूटर से भी आप उसको इंटरनेट से कनेक्ट करके आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा रही है, तो आप इसका फ़ायदा उठाएं और हमारे वीडियो लेक्चर को कंटिन्यू पढ़ते रहें और अपने प्रॉब्लम्स, अपने डाउट्स को क्लियर करते रहें।